हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में जो आगे इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, जिनसे संबंधित एग्जामिनेशंस में कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बार बार दोहराते हुए पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो संविधान है वो वर्तमान अस्तित्व में कैसे आया। इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह एक मूलभूत तरीके से ऐतिहासिक आधार है संविधान का। और इसे अगर आपने नहीं जाना तो कहीं ना कहीं एक खेदजनक बात रहेगी कि आपने पूरा संविधान पढ़ लिया लेकिन उसका जो ऐतिहासिक आधार है उसे नहीं समझा है। ठीक है, तो कई बार ऐतिहासिक आधार से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो जो आधार है वो पूरा समझ में आना चाहिए। और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं एक्ट्स के बारे में, उन्हीं अधिनियमों के बारे में, उन्हीं विचार शैली में जो किन किन लोगों के साथ में जो गवर्नर्स जो भारत में आए हैं उन्होंने किस तरह से राजपाट किया है, कंपनी का किस तरह का सिस्टम रहा है, और कंपनी का जो नियंत्रण है वो धीरे 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 ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कैसे जाता है, कैसे ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो कंपनी पर सशक्त होता है। कई सारे इम्प्लीमेंट हैं, अमेंडमेंट हैं वो जो लागू किए जाते हैं, इनको हमारे संविधान में बाद में देखा जा सकता है। तो इसीलिए एक संवैधानिक विकास के क्रम में इन अधिनियमों को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से एक पैरेलल तरीके से पहले एक अधिनियम आया, फिर उसके बाद में दूसरा अधिनियम आया, फिर तीसरा अधिनियम आया। पहले अधिनियम में जो बातें थी वो दूसरे अधिनियम में संशोधन हुई, उसके पहले अधिनियम के दोषों को दूर किया गया, दूसरे अधिनियम में कुछ दोष नजर आए तो उन्हें दूर किया गया, तीसरे अधिनियम में कुछ जैसे जनता कुछ चीजों का विरोध करने लगी है, कुछ इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो तीसरे अधिनियम में उन चीजों में सुधार किया गया। तो इस तरीके से धीरे 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 एक संवैधानिक विकास की तरफ भारत का जो विकास क्रम है वो बढ़ता चला गया है। इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज की इस क्लास को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी से पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, वहां पर हम सूरत फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं, और कई सारे अंग्रेज अधिकारियों के बारे में भी ब्यौरा आपको देखने को मिलता है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण वहां पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक विकास के क्रम में इस दौड़ के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास को भी हमें देखना जरूरी है। ये कंपनी कैसे बनी है, कैसे वर्तमान जो आधुनिक अस्तित्व है उसके अंदर आई है, और कैसे इसने धीरे 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 भारत पर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित किया। बाद में कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन ने कैसे शासन स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनाधार वाली बातें हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने से पहले हमने एक क्लास पहले पढ़ ली है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने आपको परिचय कराया था संविधान का। ठीक है, भारत की राजनीतिक प्रणाली का, राज्य व्यवस्था का। अभी हम संवैधानिक विकास के इस दूसरी पार्ट की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी और काफी गंभीर तरीके से, पूरा वर्णनात्मक तरीके से, गहराई से हम पढ़ेंगे, जिससे आपके कोई भी कंफ्यूजन माइंड में ना बना रहे। जो आज की क्लास में है उसके अनुसार चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। EIC इसकी फुल फॉर्म होती है ईस्टर्न इंडिया कंपनी। ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी आप इसे कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC इसे फॉरम में बोला जाता है। और ये कैसे अस्तित्व में आती है इसके बारे में जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में जो उस टाइम पर सन 1600 ईस्वी के समय पर ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम।
तो इस महारानी ने क्या किया, 31 दिसंबर सन 1600 को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हुए भारत में संवैधानिक विकास के क्रम को का जो शुरुआत है वो माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ में ही, क्योंकि उससे पहले संवैधानिक शब्द का कहीं बोलबाला आना या ना आना, इसकी संभावनाएं कहीं दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के लिए या भारत जैसे देशों पर या पूर्वी देशों पर व्यापार करने के अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो उससे कहीं ना कहीं संवैधानिक विकास की शुरुआत भी हमारे यहां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि सन 1600 में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ प्रथम महारानी के द्वारा की गई थी और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना के शुरुआत में ही इस कंपनी में कुछ शर्तें और कुछ इसको अधिकार प्रदान किए, 15 साल के लिए प्रदान किए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि यहां पर सर जो एलिजाबेथ प्रथम है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया है, पूर्वी राष्ट्रों में, किसमें, पूर्वी देशों में, कहां पर, ईस्ट का मतलब ही पूर्व है, ठीक है, तो पूर्वी राष्ट्रों में कंट्रोल करेगी, व्यापार करेगी और कहां करेगी, 15 देशों में करेगी, 15 वर्षों तक। कितने सालों तक का व्यापार का अधिकार दिया गया, 15 वर्षों तक का इनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, किसके द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अब आशा अनुरूप ये मैं कह सकता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी देश जो हैं उनमें 15 सालों तक व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इसकी स्थापना कब की थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, तो आपको याद रखना है 31 दिसंबर सन 1600। 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 वर्षों तक इसको पूर्वी राष्ट्रों में अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ चीजें जो जानना जरूरी है। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते ही हैं, डिस्कस करते हैं ईआईसी के बारे में कि ईआईसी जिसने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, कौन व्यक्ति आया, कैसे क्या सिस्टम रहा। लेकिन यहां हम संवैधानिक के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम पर इसमें जो टोटल इसकी वैल्यू थी, वैल्यू होती है ना कंपनी की, टर्नओवर वगैरह है, वैल्यू होती है, तो उस टाइप में एक क्वेश्चन पहले भी देखने को मिला है, बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिला, जिसमें इसकी वैल्यू थी 30,133 पाउंड। शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। इसमें टोटल पार्टनर कितने थे, तो टोटल पार्टनर थे 217 पार्टनर थे। यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल भागीदारों की संख्या कितनी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, तो वो थे टोटल कितने, 217 पार्टनर थे। और इसकी जो वैल्यू है, शुरुआती वैल्यू है, शुरुआती कीमत है, वो 30,000 पाउंड की थी, 30,133 पाउंड की एग्जैक्ट वैल्यू में। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि यहां पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, तो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। कहां पर, ब्रिटेन में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, इसे हिंदी में बोला जा सकता है निदेशक मंडल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि निदेशक मंडल क्या है। तो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, निदेशक मंडल का गठन किया गया। अब इस निदेशक मंडल में क्या होगा, एक तो गवर्नर बनाया जाएगा। अब देखिए आपका गवर्नर पद आ रहा है, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल आएगा, फिर किस तरह से जो गवर्नर है वो वापस आता है। तो इसके क्रम को समझने में सहायता मिलेगी निदेशक मंडल के द्वारा। गवर्नर आता है और इसी में एक कौन होगा, उप गवर्नर होगा। कौन होगा, उप गवर्नर होगा। और इन्हीं के साथ में तीसरे नंबर पे मैं बात करूं कि 24 सदस्य होंगे
और इन सबको मिलाकर के ही किसका गठन किया गया था, निदेशक मंडल का गठन किया गया था, जिसमें कैसे होगा सिस्टम, एक गवर्नर होगा, एक उप गवर्नर होगा, 24 सदस्य इसमें अतिरिक्त होंगे। ठीक है, तो ये कंपनी का एक ढांचागत विवरण है जिसमें आपको पूरा ढांचा देखने को मिलेगा। एक बार फिर समझ लेना कि ब्रिटेन के द्वारा सन 1600 में एक एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की है। इसे ही हम बोलते हैं सन 1600 का चार्टर एक्ट। इस टोटल को ही क्या बोला जाता है, यानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसे बोला जाता, क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सन 1600 ईस्वी का राजलेख कह सकते हैं और चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं। तो यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर महारानी के द्वारा सन 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य या जिसको क्या करना था, 15 सालों तक पूर्वी राष्ट्रों पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू स्टार्टिंग में थी, टोटल इनकमिंग जो पार्टनरशिप से स्टार्ट हुई थी, वो 30,133 पाउंड थी। लेकिन इसमें टोटल भागीदारों की संख्या की बात की जाए तो 217 टोटल भागीदार थे, और इसके नियंत्रण के लिए ब्रिटेन के अंदर ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल की स्थापना की गई, ताकि इसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, इसके कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, इसकी मनमानी पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इसमें गवर्नर, जो निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसमें गवर्नर होगा, एक उप गवर्नर होगा और 24 अन्य सदस्य होंगे। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना हो चुकी है। हमने समझ लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, व्यापार शुरू करती है, और व्यापार शुरू करने के बाद में फिर वापस से हम एक्टों का क्रम पढ़ रहे हैं कि एक्ट्स जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या होता है कि सन 1726 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिसे 1726 का चार्टर एक्ट बोला जाता है। अब ये जितने भी चार्टर एक्ट आ रहे हैं, इन चार्टर एक्ट का मतलब क्या है, ये राजलेख हैं। राजलेख का मतलब क्या है, सरकारी अधिनियम या सरकारी आदेश। ठीक है, तो ये ही राजलेख, यही चार्टर है। 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है, इसमें ये बात बोली जाती है कि कोलकाता और आपका जो बंबई है और मद्रास है, ये 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम पर बन चुकी थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद में ये भारत में आती है, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करती है, और उसके बाद में ये धीरे धीरे सन 1726 में आते आते जो 3 प्रेसिडेंसियां बन चुकी थी, कोलकाता, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को, कौन है ये 3 प्रेसिडेंसी हैं, ठीक है, 3 प्रेसिडेंशियल क्षेत्र बोला जाता है। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक जैसे कि हेड ऑफिस होता है, फिर एक छोटा ऑफिस होता है, तो उसी तरह से ये जो अध्यक्ष लोग हैं, यहाँ पे कंपनी के अध्यक्ष लोग हैं, वो यहाँ पर बैठते थे और यहाँ से एक शासन स्थापित करते थे, पूरे कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। इसे ही प्रेसिडेंशियल बोला जाता है। यहां बात करें आगे, हम कोलकाता, बंबई, मद्रास है, इन तीनों को क्या कर दिया गया, सन 1726 के चार्टर एक्ट के तहत इन तीनों को EIC, समझ गए होंगे EIC कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाने का अधिकार या विधि का अधिकार दे दिया गया। किसका, विधि का अधिकार किस एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को प्रदान किया गया। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और ये IAS 2002 के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंशियल एरियाज को या तीनों प्रेसिडेंसीज को विधि बनाने का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया।
तो वो कौन सा है? 1726 का चार्टर एक्ट है। अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले मेरी बात आपको याद होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी, तो उस टाइम पर उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का गठन किया था, और ये निदेशक मंडल ही इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय 1726 आ चुका है, और कोलकाता, बंबई, मद्रास में जो प्रेसिडेंसी है उन्हें कंपनी के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, जो कि पहले किसके पास था? निदेशक मंडल के पास हुआ करता था। इसके बाद में कंपनी का शासन चलता रहा, जैसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट आया इसके अकॉर्डिंग चलता रहा, पिछले कुछ निदेशक मंडलों के विधि के अनुसार और इन प्रेसिडेंसियों के कानूनों के अनुसार कंपनी का नियंत्रण कार्य जो भी था वो सारा सिस्टम चलता रहा। फिर उसके बाद में टाइम गुजरता है और सन 1726 का दौर आता है, सॉरी सन 1773 का दौर आता है। आप सभी को पता है कि इस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट है 1773। 1773 को क्या बोला जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लोग इसे डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं, संवैधानिक विकास को यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसे समझना जरूरी था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, 1726 में प्रेसिडेंशियल को विधि बनाने का अधिकार देना, फिर उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे भारतीय संदर्भ में, भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है कि एक्चुअली में जब कंपनी का कंपनी का व्यापार हमारे भारत में चल रहा था और ब्रिटेन में भी चल रहा था, क्योंकि कंपनी को पूर्वी राष्ट्रों पर व्यापार करने का 15 सालों तक के लिए अधिकार दिया गया था। अब कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ खबरें आ रही थी कि कंपनी कुछ एरियाज में मनमानी करने लगी है, वहां के अध्यक्ष लोग हैं तो वो मनमानी करने लगे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो ही जाता है कि अपने पास पूर्ण रूप से अधिकार दे दिए जाते हैं, तो हम कई बार क्या होता है कि जब सर्वे सर्वा होने के बाद में तो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो वही सिचुएशन कंपनी के साथ में हुई थी। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि उस टाइम पे 1773 में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का आपको नाम याद रखना है, उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, या फिर लॉर्ड नॉर्थ भी कह सकते हैं, या लॉर्ड नॉर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसा भी, प्रत्येक बुक है जिसमें आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं सेम भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश नेम में कोई डिफरेंट नहीं, ठीक। यहां लॉर्ड नॉर्थ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या किया कि भैया अब कंपनी को बहुत हुआ और इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया। किसका? गुप्त समिति का गठन कर दिया। अब ये गुप्त समिति, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त समिति क्या करेगी। गुप्त समिति गुप्त तरीके से जो कंपनी का जो कार्य है, या जो कंपनी जिस तरीके से कैसे अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है, इन सब बातों की जांच कौन करेगी? गुप्त समिति करेगी। तो इसीलिए गुप्त समिति का गठन किसने किया? लॉर्ड नॉर्थ ने किया। और जो ब्रिटेन, कहां पर? ब्रिटेन में, और भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसका गठन किया गया था? गुप्त समिति का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए होंगे। जब ये जैसे ही ये एक्ट आता है तो आप समझते हैं कि जब एक्ट आता है तो वहां पर किसी चीज को लेकर के कुछ प्रावधान किए जाते हैं। तो इस एक्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनता है, सो बनता ही है, क्योंकि भारतीय संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद में शुरुआत होती है कंपनी पर जो ब्रिटिश क्राउन है उसके शासन का नियंत्रण सशक्त होने की शुरुआत।
है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे अब क्या होगा, अब जो कंपनी का नियंत्रण है वो कहां चला जाएगा, ब्रिटिश शासन के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले कंपनी मनमानी कर रही थी। अब इसमें कुछ जो अमेंडमेंट हैं, कुछ प्रावधान हैं जो किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो उन्हें भी हमें समझना ज्यादा जरूरी है। उन्हें समझने के लिए सबसे पहली बात है कि इसका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वजह रही थी कि जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसकी वजह यह रही कि ब्रिटेन और भारत में जो कंपनी है या कंपनी के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या कंपनी के जो सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा व्यापारों का गलत प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता पड़ी और इसमें गुप्त समिति का गठन किया गया जो कि कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने का काम करेगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रावधान है कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी थे कि एक गवर्नर बनाया जाएगा, एक उप गवर्नर बनाया जाएगा। सबसे पहले प्रावधान को समझें कि जो आपका निदेशक मंडल है, अब निदेशक मंडल में क्या होगा कि निदेशक मंडल में जो पहले क्या होता था कि निदेशक मंडल की जो पावर थी वो ये थी कि वो 1 साल तक ही काम करेगा। कितने साल तक? 1 साल तक ही कंपनी पर नियंत्रण रख सकता था। लेकिन अब क्या है कि जो निदेशक मंडल है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसकी कार्य अवधि है उसे 1 साल से लेकर के 4 साल तक बढ़ा दिया गया। कितने साल कर दिया गया? पहला प्रावधान ये याद हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा हुआ होना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको लिखा है। दूसरे प्रावधान की बात करें कि निदेशक मंडल में एक तो अध्यक्ष के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। किसके लिए? इसके अध्यक्ष के लिए क्या करवाई जाएगी? वोटिंग करवाई जाएगी। और इस वोटिंग में भाग कौन लेंगे? जिनकी क्षमता 1000 पाउंड से ज्यादा है, यानी जो कंपनी में पार्टनर है या जिनके शेयर 1000 पाउंड से ज्यादा की कीमत के हैं, वो लोग ही वोटिंग के लिए भाग ले सकते हैं। और वो किसको चुनेंगे? अध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो वोटिंग से संबंधित प्रावधान रहा। और इसमें न्यूनतम वैल्यू कितनी रखी गई थी? 1000 पाउंड रखी गई थी। मैं इसको मिटा देता हूं और जो आपके इंपॉर्टेंट अब जो क्वेश्चन जहां से पुटअप किए जा सकते हैं उनको देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसका हमने बेसिक आधार समझा है। (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें अब समझ में आएगा। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में निदेशक मंडल है उसकी कार्यप्रणाली को 1 से लेकर के 4 साल तक बढ़ा दिया गया। और उनके लिए वोटिंग का प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष के लिए वोटिंग की जाएगी, उसमें 24 सदस्य भाग लेंगे और जिनकी 1000 पाउंड से ज्यादा की क्षमता है वो लोग ही इसमें वोटिंग कर पाएंगे। अब क्या था कि अब से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान हैं उनकी हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान देखने को यह मिलता है पहला, कि इसके द्वारा क्या किया गया। इसके द्वारा जो पहले बंगाल, बंबई और मद्रास, बंगाल, बंबई, मद्रास, ये 3 जो प्रेसिडेंसियां हैं, ये तीनों प्रेसिडेंसी आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये कौन सी हैं। ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं जहां से कंपनी के अधिकारी, अध्यक्ष शासन चलाते, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया, एक मिला दिया गया, मतलब मिलाकर क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। और अब इंपॉर्टेंट आता है लाइन की बंगाल के गवर्नर को इन तीनों का क्या बना दिया गया?
गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए गवर्नर के बाद में किस तरीके से गवर्नर जनरल पद आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बना दिया गया क्या, गवर्नर जनरल। किसका, तीनों प्रेसिडेंसियों का, बंगाल, बंबई और मद्रास का। ये याद रखें। तो कौन से एक्ट के तहत जो गवर्नर का पद है वो गवर्नर जनरल शब्द में बदल गया, तो वो आपको याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस बंगाल के गवर्नर को इन तीनों का गवर्नर जनरल बना दिया। तो मुझे बताइए कि यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, जो कि पहले से बंगाल का गवर्नर होगा। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कई बार पूछा जा चुका है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था जो कि क्या बना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इस गवर्नर जनरल को जो बनाया गया है, ये तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर बनाया गया है। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के साथ में इस गवर्नर जनरल में एक 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 सदस्यों में से एक भागता रहेगा, एक आता रहेगा, और फिर आपको बाद में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो संशोधनात्मक व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में, वहां कहीं ना कहीं इस परिषद को भी देखने को मिल सकता है। इस परिषद का भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया गवर्नर जनरल का, यानी परिषद इन काउंसिल गवर्नर जनरल। 4 सदस्यीय परिषद के साथ में गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया और उसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वैसे अगर आप याद रखना चाहें तो इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो 4 सदस्य हैं स्टार्टिंग में, इनमें इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं लिखा देता हूं, फ्रांसीसी पहला, जो 4 सदस्य हैं उनके नाम लिख रहा हूं, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और एक कॉर्नवेल। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और कॉर्नवेल कह सकते हैं, या फिर इसको आप कार्नेवेल कह सकते हैं। ये इसको मैं कर्नवेल भी कह सकते हैं, या कॉर्नेवेल, ये कार्नवालिस नहीं है, कॉर्नेवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम है, कॉर्नेवेलिस कह सकते हैं, या फिर इसको कई कई बुक्स में क्लेवरिंग भी दिया गया है, क्लेवरिंग भी लिखा गया है। तो ये 4 आदमी हैं जो कि इसकी पहली परिषद में शामिल थे। 4 सदस्य हैं गवर्नर जनरल की पहली परिषद में शामिल होने वाले। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल का पद कैसे आया, और इस गवर्नर जनरल के तहत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे ही तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, और उसमें 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है। अब आगे हम बातचीत करते हैं कुछ स्पेशल प्रावधानों की, जिसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान देखा जाए तो जैसे दूसरा है कि सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और यह स्थापना कहां की जाती है, कोलकाता में की जाती है। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। याद रहे कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये एक अभिलेखीय न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो याद रखें कि जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की सन 1774 में स्थापना की गई थी, वो एक अभिलेखीय न्यायालय था। इसे क्या है कि इसके जो अधिकारिता क्षेत्र हैं, इन्हें बहुत ज्यादा मजबूती से प्रदान किया गया था, और ये 1774 का जो एक्ट है, 1774 का जो प्रावधान है, यह एक्ट तो वही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें एक चीफ जस्टिस बनाया गया, जिसका नाम था, याद रखे कई बार पूछा गया है, सर एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे। और इसके अलावा 3 अन्य जस्टिस बनाए गए। वो 3 अन्य
जस्टिस हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हैं चैम्बर्स, यहां पूछा जा सकता है सम्मिलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, तो उनमें ये पूछा जाता है। चैम्बर्स है हो गया आपका, लिमेस्टर हो गया है और हाइड हो गया है। तो ये तीन अन्य जज बनाए जाते हैं। सर एलिजा इम्पे है, इसे मुख्य जज बनाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सन 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रावधान को शामिल करते हैं। ये मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सन 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जो कि एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है, और जो अन्य जस्टिस हैं वो चैम्बर्स, लिमिस्टर एंड हाइड को बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, स्पेशली प्रावधानों की तो बात चल रही है, तो तीसरा जो प्रावधान है वो तीसरा प्रावधान ये किया गया है कि राजस्व, न्याय, सैन्य मामले, सैन्य है, नागरिक मामले है। अब क्या होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर शासन कर रही है, उसे भारत में जो राजस्व मामले हैं, सैन्य मामले हैं, न्याय मामले हैं, अधिकारिता मामले हैं, इनों की जानकारी किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन सभी मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। तो किस एक्ट के तहत सैन्य मामले, राजस्व मामले या नागरिक मामले या न्याय मामलों की जानकारी किसको देना पड़ेगा? आपको देनी पड़ेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ये किस एक्ट के तहत हुआ? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रावधान की बात करते हैं। जो कंपनी है EIC, इस कंपनी के कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते, वो भी किससे? बिना लाइसेंस के। पहले कर सकते थे, लेकिन अब बिना लाइसेंस के भारत में वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। कौन? कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी, हिस्सेदार। ठीक है। पांचवा एक इंप्लीमेंट इसमें देखने को मिलता है कि यहां पर इसमें एक प्रावधान किया गया कि भारतीयों से रिश्वत लेना, भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध। ये भी किस एक्ट के तहत लगाया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यही वो एक्ट है जिसके द्वारा सबसे पहले प्रथम प्रयास माना जा सकता है, इसे प्रथम प्रयास माना जा सकता है, जिसमें ब्रिटेन का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया हो। मतलब अब शुरुआत हो चुकी है कि अब शासन, जो कंपनी है, इस पर नियंत्रण किसके हाथों में जाएगा? धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। तो ये प्रावधान थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बीच में एक चीज और आती है, सन 1700, ये अलग है, एक्स्ट्रा के तौर पर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी है। सन 1765 के, जो सन 1765 का काल है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसे कहा जाता है? सन 1765 के काल को कहा जाता है। और ये किसने कहा? ये इल्बर्ट ने कहा। इल्बर्ट एक महान इतिहासकार हैं और अर्थशास्त्री हैं, शास्त्री भी हैं, संवैधानिक शास्त्री भी है। उन्होंने कहा कि जो सन 1765 का काल है वो एंग्लो इंडियन इतिहास का
क्या माना जा सकता है, युग परिवर्तक काल माना जा सकता है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आते आते ऐसा उनको लगा था, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये याद रखें। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब क्या होता है कि सन 1773 में भी कुछ जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उस ब्रिटेन की गवर्नमेंट में एक प्रवर समिति है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट में एक प्रवर समिति है, जैसे कि हमारे यहाँ समिति बनी हुई है ना, तो वैसे ही वहां पर भी समितियां हैं। वहां पर एक प्रवर समिति के नाम से एक समिति है। कौन सी समिति है? प्रवर समिति। ब्रिटिश गवर्नमेंट में संसद में प्रवर समिति है। इसके एक अध्यक्ष हैं एंडमंड, कुछ भी याद रख सकते हैं, एंडमंड याद रखें, बर्रे याद रखें, क्योंकि मैंने इसमें 2 किताबों में देखा तो दोनों ही किताबों में इसको अलग अलग नाम से शो किया गया है। आप इसको एंडमंड बर्क लिखें मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एंडमंड बर्क इसका इस प्रवर समिति का कौन था? अध्यक्ष था। अब ये भाई साहब कहते हैं, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोष दिखाई देते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, सन 1781। तो यही हम पढ़ेंगे, जो कि आज की क्लास का लास्ट एक्ट है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को अन्य नामों से भी बोला जाता है, इसे ही संशोधनात्मक अधिनियम कहा जा सकता है, 1781। इसे ही बंगाल जूडिकल्चर एक्ट कहा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस नाम से भी दे सकता है, तो बंगाल जूडिकल्चर एक्ट भी इसे ही कहा जाता है, तो ये भी याद रखें। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया गया है, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसमें भी कई सारे कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए एडमंड बर्क ने 1773 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की सिफारिश की कि भाई ये ऐसा एक्ट लाया जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में ये एक्ट लाया गया और इसे ही संशोधनात्मक अधिनियम सन 1781 कहते हैं, इसे ही बंगाल जूडिकल्चर एक्ट कहा जाता है, ये याद रखें। अब इसमें स्पेशली और कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि बातचीत की जाए उन प्रावधानों की। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी जहां पर कोलकाता सरकार बैठती थी, उस कोलकाता सरकार को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब ये कानून किस किस के लिए बनाएगी? अब ये कानून बनाएगी किस किस के लिए? बंगाल के लिए भी, और बिहार के लिए भी, और उड़ीसा के लिए भी, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार कोलकाता सरकार को दे दिया गया और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया है। इसमें फिर इसके अलावा एक कार्य और किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना उन्होंने कोलकाता में की थी, उसकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट भी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, इसकी जो अधिकार हैं या अधिकारिता है,
सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता, कौन सी अधिकारिता, राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया है, या उस सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया है, और इसी वजह से राजस्व मंडलों की स्थापना की गई है। इसी वजह से किसकी स्थापना की गई, राजस्व मंडलों की स्थापना होती है। अब आपको ये याद रखना है कि यहां कुछ समझने लायक बात है कि राजस्व मंडल यानी टैक्स के लिए कुछ मंडल स्थापित किए गए, तो यही रूप आज आपको इनकम टैक्स के रूप में देखने को मिलता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके रूप में देखने को मिलता है, तो वही राजस्व मंडल है। तो यहां धीरे 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 आपको संवैधानिक जो विकास है उसकी झलक देखने को मिल रही होगी, और अब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे जो इंपॉर्टेंट है सिस्टम, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसमें एक दो चीजें और जोड़ सकते हैं चाहे तो, जैसे कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी के तहत आपको धार्मिक, सामाजिक, अब क्या होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज जो भारतीयों के हैं उन रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं होगा। अब ये कैसे गारंटी दी गई, इसमें यह कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिसमें भारतीयों के धार्मिक या सामाजिक या फिर उनके सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे कानून अब नहीं बनाए जाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके तहत इस चीज का प्रावधान किया गया कि भारतीयों का जो धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है उनका उल्लंघन न करने की बात कही गई, तो वो एक्ट है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने सारी चीजों को इसमें कंप्लीटली कवर कर दिया है। आप लोगों को वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसे दोहरान अवश्य करें ताकि गहराई से समझ में आ जाए। इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है, कंप्लीटली मैंने समझा दिया है। और नेक्स्ट क्लास जैसे ही आएगी उसमें हम पूरे एक्ट जितने भी हैं उन सभी का अध्ययन क्रम वाइज एक तरीके से करेंगे, और संवैधानिक आधारभूत जो ढांचा है उसे पूरे मजे के दार में समझें, मजे से समझेंगे, पूरा अच्छा तरीके से समझेंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में फिर संविधान की स्टडी स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कंप्लीट कवर अप है वो सारा सब कुछ क्लियर हो जाए, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना बना रहे। संविधान क्लास के अंदर ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी के कोऑपरेट की जरूरत है, आप सभी के सहयोग की जरूरत है और वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।